हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी। कल हमने क्लास 8 के एनसीईआरटी के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कल खत्म कर दिए हैं और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी क्लास 9 के एनसीईआरटी। क्लास 9 के एनसीईआरटी में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो ये समझ लो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको लिटरली मीनिंग अब जाके पता लगेगा कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या रहता है। तो यहां पर जो टॉपिक्स आएंगे क्लास 9 में वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, जहां पे आपको पता लगेगा कि डेमोक्रेसी शब्द का क्या मीनिंग होता है, जहां पर आज की क्लास में हम उसको पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे, उसके मेरिट्स देखेंगे, उसके डीमेरिट्स देखेंगे, बाकी कंट्रीज से हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर उसके फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला टॉपिक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है, हमने पहले भी क्लास में ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, बीच में भी बताया था और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सारी की सारी एनसीईआरटीज एक दूसरे से लिंक है। मैंने आपको डेमोक्रेसी का एक छोटा सा ग्लिम्पिस दे दिया था, मैंने यह भी बता दिया था कि डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है और कैसे हम कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चुनते हैं जो सेंटर में यानी लोकसभा में बैठेंगे एज एन एमपी और स्टेट गवर्नमेंट में बैठेंगे यानी विधानसभा में बैठेंगे एज एन एमएलए। लेकिन आज हम लोग डेमोक्रेसी का हर एक शब्द खोल देंगे, कहां से आया, क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे लोगों को पावर मिलती है और दूसरी कंट्रीज की डेमोक्रेसी कैसी होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है एक तरीके का, ये जो ग्रीक वर्ड है डेमोक्रातिया। डेमोक्रातिया इसका मतलब होता है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रातिया का मतलब होता है रूल। यानी किसका असली रूल होगा? तो लोगों का रूल होगा, यानी कि लोकतंत्र होगा। यहां पे लोग जो चाहेंगे, जिसको वोट देना चाहेंगे, जिसको नेता बनाना चाहेंगे, जो सरकार बनेगी और लोगों के हित में डिसीजंस लिए जाएंगे भारत को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, वो सारी ड्यूटी उन रिप्रेजेंटेटिव्स की बनेगी जो लोगों ने चुन के भेजा। असली रूलर कौन होगा वो अभी देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। क्या हमारे देश में लोकतंत्र देखा जाता है? दूसरी कंट्रीज जो बोलती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, क्या वहां पर लिटरली डेमोक्रेसी देखी जाती है? क्या यहां पर जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे बारे में भी सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम लोग अभी इसमें हम लोग फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेसी के, एनालाइज करेंगे दूसरी कंट्रीज को, जहां पर एक तरीके की समझ लो कि केस स्टडी हो गई, लेकिन ये रियलिस्टिक केस स्टडी होगी। यहां पर इस टाइप की सरकारें देखी जाती हैं और उसके थ्रू हम पढ़ेंगे फीचर्स और फिर एक साथ मैं फीचर्स को क्लब करके आपको बता दूंगा, जिससे कि जब एक स्टोरी आपको पता रहेगी कि चाइना में ऐसा हुआ था, मैक्सिको में ऐसा हुआ था, जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, और उसके थ्रू एक एक फीचर्स हम पढ़ेंगे, तब आएगा मजा। तो दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डेमोक्रेसी में हम ये बोल रहे हैं कि लोग रूलर है, क्या वही असली रूलर है? असली रूलर्स कौन है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी में सभी डिसीजंस इलेक्टेड लोगों के थ्रू लेना चाहिए? क्या लिए जाते भी हैं क्या इलेक्टेड लोगों के थ्रू? किस तरीके का इलेक्शन डेमोक्रेटिक माना जाता है? ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे और इन सबका सॉल्यूशंस आज की क्लास में मिल ही जाएगा तुमको। तो पहला हम लोग जो देखते हैं, पहला हम लोग फीचर्स की तरफ देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कैसी कैसी टाइप की जो सरकार है वो देखी जाती है किस किस कंट्री में। म्यांमार में देखी जाती है आर्मी रूल, यानी कि मिलिट्री का रूल। चिले में देखा जाता है पिनोचेस्ट का। नेपाल, सऊदी में देखा जाता है मोनार्की, जहां पे किंग रूल करता है। पाकिस्तान में देखा जाता है मिलिट्री का। जो एग्जांपल लेंगे हम लोग परवेज मुशर्रफ का, जो बहुत फेमस है। और यह वाला एग्जांपल आपको पता है कि अरे क्या तुम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हो, तुम्हारे यहां तो मिलिट्री पावर है भाई, आर्मी की पावर है, लोगों के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज चैनल में, या फिर अपने पापा लोगों से आपने बहुत बार सुना होगा कि एक थे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ आए थे, सरकार को हटा के आर्मी ले आए थे और बिठा दिया था कि हम रूल करेंगे भाई, हम है यहां के राजा। तो पापा भी थोड़े से सरकास्टिकली कहते थे कि बताओ ये चलाएंगे सरकार, ये होंगे भारत से अलग, लो जी कर लो। आर्मी आ गई, बैठ गई,
कोई यहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिसके हाथ में सिक्योरिटी थी उसी ने अपनी सरकार बना ली। तो ऐसे ये वाला एग्जांपल इस दौरान में देखा गया था परवेज मुशर्रफ के। चाइना में जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी देखी जाती है, यानी एक ही पार्टी रूल करती है, यहां पर मल्टी पार्टी नहीं होती है। मैक्सिको में पीआरआई जो मैक्सिको में है, इसकी रियलिटी ना जब मैक्सिको आएगा ना तब आपको लेकर चलूंगा मैं। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मागुबे जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट थे, जो जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक जो हमारे फ्रंट थे, उसके नेता थे हमारे कौन, रॉबर्ट मागुबे। और इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में अपनी सरकार लिया थे और बन गए थे प्रेसिडेंट। पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट ये बन गए थे। तो फिर इनके बारे में हम लोग स्टोरीज देखेंगे और इनके थ्रू हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू हम उसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे और लिटरल मीनिंग हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। चलो पहला एग्जांपल आ जाता भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना। अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे, ठीक है ना, मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी लोगों के थ्रू चुनी हुई जो सरकार थी, उसको हटा दिया था, उसको भगा दिया था, बंदूक डाल दी थी बिल्कुल सर पे कि अब तुम यहां से निकलो। पावर किसके हाथ में भाई? पावर उसी के हाथ में जिसके हाथ में गन है। गन किसके हाथ में? तो मिलिट्री के हाथ में। और मिलिट्री को हेड कौन कर रहा था? तो परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। जहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार थी पाकिस्तान की, उसको हटा दिया गया था और खुद बन गए थे चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंट्री के। मैं राज करूंगा, मेरा शासन होगा। अब लोगों को भी लेना था, जरा थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेते हैं, लोगों को भी अपने अंदर लेना था, उनको ये भी दिखाना था कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम्हारी पावर चलेगी। तो उन्होंने एक रेफरेंडम चला दिया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जहां पर लोगों से डायरेक्टली वोटिंग करवाई जाती है, जहां पर लोग बताएंगे, ठीक है ना, जहां पर लोग बताएंगे। ये एक प्रोसेस होता है जो लोगों को एक पावर दी जाती है कि आप वोटिंग करके बताओ कि क्या हम सरकार बना सकते हैं, क्या आप मुझे चाहते हो, हां या ना में। वहीं पर ही पाकिस्तान ने रेफरेंडम के थ्रू परवेज मुशर्रफ को 5 साल की सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी। और जब अनुमति दी थी तो परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि उनका राज चल रहा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने काफी सारे चेंजेस करे थे, तो ये और चेंज कर दिया था कि जो वहां का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहेगी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको निष्कासित कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। अब नए इलेक्शंस होंगे, नए लोग चुने जाएंगे। उस दौरान में जब नए लोग चुने जाएंगे, और परवेज मुशर्रफ ने ये वाला बोल दिया, तो प्रेसिडेंट के आधार पर यह चीज हो गई थी। वहीं पर ही उन्होंने तुरंत के तुरंत कोलैप्स हो गया था प्रेसिडेंट के दौरान में, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ने जब ये ऑर्डर आ गया था, एग्जीक्यूटिव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब लीगल फ्रेमवर्क चेंज कर दिया गया था, उस लीगल फ्रेमवर्क में चेंज करने के दौरान में नेशनल और जो प्रोविजनल असेंबलीज रहती थी, यानी कि जैसे सेंटर हो गया हमारा, जो पार्लियामेंट का सेंटर हो गया है, और जो स्टेट हो गई है यानी विधानसभा हो गई है, उसको डिसमिस कर दिया था। और जो सिविलियन कैबिनेट थे यानी पार्लियामेंट में जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते थे, उनको अब सुपरवाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स ज्यादातर किससे डोमिनेटेड रहती थी? तो मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी एक तरीके से रूल तो मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे हैं, सुपरवाइज कौन करेगा? मिलिट्री करेगा, हमारे ऑफिसर्स करेंगे। आप जो भी कैबिनेट डिसीजंस लेगी वो हमारे थ्रू होएगा वहां का डिसीजंस का। तो ये जितने भी सारी चीजें थी, जितना भी सारा होल्ड कर रहे थे, परवेज मुशर्रफ होल्ड कर रहे थे। और उस दौरान में जो इलेक्टेड डेमोक्रेसी थी वो हटा दी गई थी, संविधान से छेड़खानी की जा रही थी। इलेक्शंस करवाए गए बाद में जब ये वाली जो ऑलरेडी जो सरकार थी, जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर आई थी, उसको हटा दिया गया था। उसके बाद जब खुद अपनी सीट पर आ गए थे, उसके बाद फिर से इलेक्शंस करवाए गए नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर।
किसके लिए? असेंबलीज के लिए, कि अब लोग इलेक्ट करे जाएंगे। लेकिन जो फाइनल पावर थी, अब ये मानो कि ठीक है, उन्होंने नेशनल यानी जो सेंटर पे बैठा होगा और जो स्टेट में बैठी होगी जो सरकार, उसको हटा दिया। फिर आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जब सर उन्होंने हटा दिया तो वापस से इलेक्शंस क्यों करवाए? अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, मतलब कि तुम कॉन्सेप्ट को गहराई से पढ़ रहे हो। जब पहली वाली जो सरकार थी, पहली वाली जो सेंटर पर थी, जो स्टेट पर थी, यानी जो नेशनल और जो प्रोविजनल असेंबलीज थी, वो डिसीजन लेती थी, तो जो मेन डिसीजन मेकर होता था, जो ठप्पा लगाता था, जो स्टैंप लगाता था, ठीक है, जो स्टैंप लगाता था, जो पावर ऑफ अथॉरिटी जिसके पास रहती थी, वो भी लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर आए थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर नहीं आया था। इसका मतलब कि अब जो लोग इलेक्ट होंगे नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज पे, यानी सेंटर और स्टेट पर, वो तो इलेक्टेड होंगे, लेकिन जो असली पावर रहेगी वो उनके हाथ में रहेगी जो इलेक्ट होकर नहीं आए, जैसे जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये है ही नहीं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन था वो फाइनल डिसीजन आर्मी के पास था और जनरल मुशर्रफ के पास था, और ये दोनों ऐसे थे जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर नहीं आए थे। तो यानी डेमोक्रेसी का असली मतलब कि जो भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो लोगों के थ्रू चुनकर आएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर डेमोक्रेसी के साथ छेड़खानी की गई थी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं इस पाकिस्तान आर लिटरली डेमोक्रेटिक कंट्री? तो नहीं, क्योंकि हर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर नहीं आया। कहीं ना कहीं वहां पर जो असली पावर देखी जा रही है वो डिक्टेटरशिप की देखी जा रही है। वो तो एक नाम चलाने के लिए दे दिया कि चलो ठीक है, तुम हो इलेक्ट होकर आ रहे हो, असली मीनिंग थोड़ा सा रहेगा कि चलो ठीक है, लोगों की भी हमने सुन लिया, ज्यादा भगदड़ नहीं मचाएंगे, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हल्ला हुल्लू नहीं करेंगे। तो इसके साथ ठीक है दिस हैपेंस, और ये बहुत सारा देखा जाता है जहां पर डिक्टेटरशिप देखी जाती है, जहां पे मोनार्की देखी जाती है। डिक्टेटरशिप यानी कि मूवी तो देखी होगी आपने डिक्टेटरशिप, अगर नहीं देखी तो जब आपको टाइम मिले तो देखना जरूर। जहां पर एक आदमी होता था, जो वो कहेगा वही होगा। जैसे आप ये समझ लो कि किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, जहां पर भाई बवाल काटे रखते हैं वो कि रो, किसी की डेथ हो गई उसकी फैमिली में किम जोंग उनकी, तो पूरी आर्मी को, पूरे हर एक सिटीजन को रोना पड़ेगा। हम किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो जो डिसीजंस होते हैं वो एक के हाथ में होते हैं। जो लॉ मेकिंग बॉडी जो रहती है वो एक ही होता है, एक ही पर्सन होता है, उसके ही इशारों पर बाकी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिक्टेटरशिप में। मोनार्कीज में होता है, मोनार्की में जहां पे राजा रानी होते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर, ठीक है, इनके उसमें जो अभी हमने पाकिस्तान में देखा कि इलेक्टेड पार्लियामेंट भी थी, लोग इलेक्ट होकर आ रहे थे, सरकार जो बनी थी वो भी इलेक्ट होकर आ रही थी, लेकिन जो असली पावर रहती है हाथ में कि उनके कहने पर ही जो वो डिसीजन है या जो वो पॉलिसी है वो लागू करवाई जाएगी, या उनके ही डिसीजन पर उस पर्टिकुलर पॉलिसी को हटा दिया जाएगा। तो जो रियल पावर है जिनके पास है वो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। इसलिए यह बनता है हमारा पहला फीचर डेमोक्रेसी का, जो कहता है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो रहती है वो रहती है उन लोगों के पास जो इलेक्ट होकर आए हैं। किसके थ्रू? लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर आए। प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए, मान लिया इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए, लेकिन वो उनके थ्रू इलेक्ट होकर आए जिनको हमने इलेक्ट करा है। वो डायरेक्टली कहीं से नहीं आया गया। मतलब डायरेक्टली एक तरीके से ये समझ लो कि मैं भागा चला गया और मैंने एक रेफरेंडम दे दिया, यानी लोगों से मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई तुम चाहते हो कि मैं यहां पे सरकार मेरी बना लूं? लोगों ने वोट दे दिया, हाँ तुम बना लो, और मैंने बोल दिया ठीक है जी मोदी जी, और फिर बाकी की जो सरकार है, बाकी की जो कैबिनेट है, आप अपना काम करेंगे, आप अपने फंक्शंस करेंगे, लेकिन असली पावर मेरे हाथ में रहेगी। क्या मैं लोगों के थ्रू चुनकर आया हूं? तो आप बोलोगे नहीं। तो क्या ये डेमोक्रेसी का फीचर है? तो नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का फीचर क्या है कि हर एक इंसान इलेक्ट होकर आना चाहिए लोगों के थ्रू। यह हो गया हमारा पहला फीचर। अब हम देखते हैं दूसरा फीचर। तो चाइना में दूसरा फीचर देखते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग ना अलग अलग कंट्रीज की कंडीशंस जो है उनको कंपेयर करेंगे और उसके थ्रू हम लोग हर एक फीचर पढ़ेंगे। ठीक है,
हम हर एक फीचर पढ़ेंगे। तो चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली होते हैं 5 साल में, और जो पार्लियामेंट का नाम होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का जो नाम होता है वहां पर है, पार्लियामेंट का नाम है क्वांगुओ रैनमेन दाबो दानहुई। अब आप बोलोगे वाह सर, मान गए सर, क्या चाइनीज बोली आपने। तो भाई वहां के नाम ऐसे होते हैं, वहां के लीडर्स के नाम ऐसे होते हैं, शाओ जिनपिंग, ठीक है ना, 11 12 वो लगाते रहते हैं अपनी लेगेसी को दिखाने के लिए, लेकिन नाम बहुत गजब होते हैं, ठीक है ना। खुद देखो, कांगो रैनमेन दाइबो दानहुई, जिसको बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस वहां पे क्या रहता है, जो ये पार्टी जिसको मैं अभी बॉक्स में डाल रहा हूं ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये इकलौती एक पार्टी है, ठीक है, ये इकलौती एक पार्टी है जो सारे डिसीजंस लेगी, और जो डिसीजंस लेगी ना वो माने भी जाएंगे। अब मान लो किसी को इलेक्शन लड़ना है, तो वही इंसान इलेक्शन लड़ पाएगा जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशंस, कुछ 8 छोटी छोटी पार्टीज हैं जो इस पार्टी से लिंक हैं, सिर्फ उनके पास इलेक्शंस लड़ने का हक होगा। देख रहे हो चाइना में ये हो रहा है, चाइना, ये है कम्युनिस्ट पार्टी की पावर, कि अगर आप हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हो और उसके मेंबर हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और कुछ छोटी 8 स्मॉलर पार्टीज हैं जो डायरेक्टली अलाइंड हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको परमिशन दी जाती है कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में जब सरकार बनाई जाती है ऑब्वियसली इसके मेंबर हैं, और बाकी जो पार्टीज हैं जो इससे डायरेक्टली अलाइन है, जब उन्होंने सरकार बना लिया है तो सरकार बनाने की पावर किसके हाथ में, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में, ठीक है, वो किसके हाथ में, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मैक्सिको का, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक ही फीचर बताया, दूसरे फीचर पे आ रहा हूं इसलिए मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं कि सर तीसरे फीचर पर आओगे तो 3 एग्जांपल दोगे, तो नहीं, ठीक है। चाइना के साथ मैक्सिको में कंडीशन देखो, मैक्सिको ने इलेक्शंस करवाए थे। मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, यानी इलेक्शन तो एक बार करवाए जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है वो 6 साल के लिए अपॉइंट होता है। उसके बाद 2000 के बाद, ठीक है, 2000 के बाद, यानी ये तो हो गया 1930 तक, 1930 से जो राम कथा चलती आ रही है कि प्रेसिडेंट 6 साल के लिए इलेक्ट होगा, जोन सी पार्टीज आएंगी वो पार्टीज जीतेंगी, अपना प्रेसिडेंट बनाएंगी, सरकार चलाएंगी और डेवलपमेंट की तरफ देखेगी। लेकिन 2000 में हर बार जो इलेक्शन जीता जा रहा है वो पीआरआई से जीता जा रहा है, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब जब भी कोई पार्टी जीत रही है, हमेशा जीत रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, कुछ तो है गड़बड़। तो वो गड़बड़ क्या है, उनकी डर्टी ट्रिक्स जो वो यूज करते हैं अपनी सरकार को पावर में लाने के लिए और उस गद्दी को बचाने के लिए और अपनी सत्ता को पावर में लाने के लिए, वो जो डर्टी ट्रिक्स करी जाती हैं वो पूरा का पूरा रोल प्ले करते हैं, और इसलिए पीआरआई जो सरकार है वो कभी हारी ही नहीं और हमेशा इलेक्शन में रही है। तो ऐसे कौन कौन से उसके डर्टी ट्रिक्स रहे हैं सर, एक बारी के लिए वो बता दो। गवर्नमेंट इंप्लॉइज, जैसे आज की डेट में हमारे हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, असिस्टेंट कमांडेंट हो गए, या फिर जेई हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, जो सरकारी इंप्लॉइज हैं उनको बुलाया जाता है पार्टी मीटिंग्स में, उनको बुलाया जाता है पार्टी मीटिंग्स में। टीचर्स को फोर्स किया जाता है कि पेरेंट्स जो हैं, जो सिटीज, जो बच्चे आ रहे हैं आपके उसमें, जो पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके पास अधिकार है वोट देने का, उनको फोर्स करो कि वो हमारी पार्टी को वोट दें, हमारी पार्टी को वोट दें। जितने भी मीडिया हैं, मीडिया ऑपोजिशन पार्टी को इग्नोर करें, उनके बारे में नहीं दिखा, सिर्फ हमारे बारे में दिखा, जो आजकल बीजेपी में भी देखा जा रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो वाली चीज, ठीक है। तो मीडिया जो दिखाएगी वो ऑपोजिशन पार्टी को नहीं दिखाएगी, या फिर ऑपोजिशन पार्टी को ज्यादातर क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। पोलिंग बूथ जहां पर है, जहां पर लोग वोट देने जाते हैं, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब शिफ्टिंग की वजह से लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हमें वोट कहां डालना है, कि हमारा तो यहां पर बताया गया था, इस डेजिग्नेशन पे बताया गया था, लेकिन वहां पर तो पोलिंग बूथ है ही नहीं। फिर क्या किया जाए, लोग वोट देने जाते ही नहीं, और वो लोग वोट देने जाएंगे जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो चुके हैं पहले, यानी पीआरआई पार्टी जो है उसने इन्फ्लुएंस कर दिए। और उसके बाद पीआरआई
बहुत सारा पैसा उड़ाती थी अपने बैनर्स लगाने में, रैलीज निकालने में, पॉलिसीज बांटने में, फ्री पैसा बांटने में। तो इसलिए मेन ये डर्टी ट्रिक्स होती हैं, जो प्ले की जाती हैं सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए और हमेशा अपने आप को पावर में रखने के लिए। ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। पहला हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी इतना बड़ा रोल प्ले कर रही थी। वहीं पर ही हमने मैक्सिको की पीआरआई की स्टोरी देखी। अब इन दोनों कंडीशन से आता है हमारा फीचर 2। डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का जो असली मतलब होता है, उसका मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दोज हु आर करंटली इन पावर, जो अभी के हाल में जो पावर में है, उनके पास फेयर चांस होना चाहिए हारने का। अगर पीआरआई सरकार डर्टी ट्रिक्स अप्लाई नहीं करती या अपनी ऑपोजिशन पार्टी को भी फेयर चांस देती, तो कहीं ना कहीं यह रहता है ना कि वो पार्टी भी अपने आप को एक फेयर चांस दे रही है कि मैं हार सकती हूं। ठीक है, इसलिए हारने का भी फेयर चांस जब होगा तभी तो दूसरी पार्टी आएगी, तभी तो लोग अपने हक के रिप्रेजेंटेटिव को जितवा सकते हैं। अगर उनको बीजेपी पार्टी पसंद नहीं आ रही तो वो कांग्रेस को तो वोट दे सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी का जो दूसरा फीचर है कि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री के होने चाहिए, कोई पैसों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और वहीं पर जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रेदर देन गेटिंग पीपल इन्फ्लुएंस्ड थ्रू करप्शन। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ लिया है डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर। चलो आओ तीसरा फीचर पढ़ाता हूं। ठीक है, तीसरा फीचर आज भी और बहुत सारी कंट्रीज में, चलो आज भी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी कंट्रीज में देखा जाता था कि उनको, उनके सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। पहला एग्जांपल मैं लूंगा कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में विमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि उनके लॉज ऐसे होते थे, उनके कानून ऐसे होते थे। ज्यादातर जो देखा जाता था यहां सऊदी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी देखी जाती थी। कैसी सोसाइटी देखी जाती थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी देखी जाती थी। यानी कि कौन पावर में होगा तो वो आदमी पावर में होगा, जहां पे विमेंस को उतना अधिकार नहीं दिया जाता था कि वो आगे जाए और वोट दे सके। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली चेंज हो गई थी सिचुएशन 2011 में। 2011 में अब्दुल्ला जो है, 2011 में जो है अब्दुल्ला जब सरकार जीते थे, अब अब्दुल्ला जब जीत गए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि विमेंस के पास भी राइट होना चाहिए वोटिंग का। और 2015 में जब विमेंस वोट देने गई थी तो सबसे पहले वोट डाला था म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के दौरान में। तो मतलब 2015 से पहले विमेंस को सऊदी अरेबिया में वोट देने का अधिकार नहीं होता था। यह हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं, एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इनको वोट देने का अधिकार ही नहीं होता था। एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटीज को, अब ये एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटीज क्या है? ठीक है, ये एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटीज क्या है? तो एस्टोनिया एक अलग है। एस्टोनिया ने जब यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस गेन करी, यानी यूएसएसआर से जब इंडिपेंडेंस गेन करी थी 1991 में, तो एस्टोनिया अलग हो गया, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो गया। अब वो अपना संविधान, अपने लॉज खुद बना सकता है। लेकिन जब यूएसएसआर इस पर रूल करता था तो यहां पर कुछ लोग होंगे ना जो रशियन बोलते होंगे, जो वहां के लोग होंगे, यानी कि जो रशिया के लोग होंगे, और यहां पर एस्टोनिया में रह गए हैं। तो इसके बाद जब ये इंडिपेंडेंस हो गया था तो एस्टोनिया ने एक सिटीजनशिप पॉलिसी बनाई, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा था कि जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उनके लिए वहां का सिटीजन बनने के लिए बहुत टफ सिचुएशन रख दी थी। उनको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो रशियंस यहां पे रह गए उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए जो एस्टोनिया के रशियंस थे, जो माइनॉरिटीज में काउंट होते थे, उनको भी वोट देने का जो अधिकार था वो बहुत मुश्किल से मिल रहा था।
तीसरी कंडीशन देखते हैं, फिजी। जो इंडिजिनस फिजी हैं, यानी कि जो फिजी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, वहीं के जो सिटीजन्स हैं, उनको ज्यादा अधिकार दिया जाता था, उनको ज्यादा वैल्यू की जाती थी रेदर देन जो इंडियंस थे फिजियन में। ब्रिटिशर्स यहां पर भी रूल कर रहे थे, फिजी में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो वो इंडियंस को लाते थे लेबर के रूप में, ठीक है ना, वो इंडियंस को लाते थे लेबर के रूप में। और जब इंडियंस को लाया जाता था लेबर के रूप में, तो कहीं ना कहीं जो फिजियंस थे, यानी जो फिजी के जो लोग थे, यानी कि जो वहां के सिटीजन्स थे, यानी आई ताकुआई बोला जाता है वैसे उनको, ठीक है ना, आई ताकुआई बोला जाता है उनको, ठीक है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, वैसे तो बुक में बस इतना ही इतना लिखा है, तो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे कि आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा कब हुआ था। जब 2011 में अब्दुल्ला आए थे तो उन्होंने उसके बाद वोटिंग का अधिकार दे दिया था। वहीं पर एस्टोनिया रशिया में ऐसा क्या हुआ था, एस्टोनिया जो पहले रशिया जो यूएसएसआर था उस पर रूल करता था, और फिर बाद में एस्टोनिया जब अलग हो गया था तो बाद में रशियंस जो लोग थे उनके जो रशियंस लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर दी थी कि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो बहुत हार्श कंडीशन में मिल सकता है। वहीं पर ही जो इंडिजिनस फिजियंस थे, यानी कि जो वहीं के सिटीजन्स थे, यानी कि आई ताकुआई जो लोग, उनके लोगों को बोला जाता है जनरली आई ताकुआई बोला जाता है, तो फिर उनको अधिकार दिया गया था वोट देने का रेदर देन जो इंडियंस वहां पे रह रहे थे। क्योंकि फिजियंस को यह डर लगा रहता था, फिजियंस को यह डर लगा रहता था कि जो इंडियंस यहां पर आए हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू, जो ब्रिटिशर्स लाए हैं इंडियंस को, क्या वो हमारा जमीन कब्जा लेंगे? अगर हमारी जमीन कब्जा ली तो हम कहां जाएंगे? तो इसलिए वोटिंग का अधिकार जो दिया जाएगा इजी मोड पर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस फिजियंस को दिया जाएगा, यानी कि उन सिटीजन्स को दिया जाएगा जो फिजियंस के ही नागरिक है। तो ये आता है हमारा तीसरा फीचर। तीसरा फीचर हमारा ये बोलता है कि हर एक एडल्ट सिटीजन्स के पास एक वोट होना चाहिए, और ईच वोट, हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बीजेपी सरकार को जिता रहे हैं या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जिता रहे हैं जो बीजेपी पार्टी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो एक वोट जो मेरा गया है उस वोट की वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि एक वोट से कोई कैंडिडेट हार भी सकता है, कोई कैंडिडेट जीत भी सकता है। तो दिस इज द रियल फीचर, यानी कि थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन भाई यहां पर जिम्बाब्वे आ गया, यह बहुत गजब स्टोरी है, ठीक है ना। तो जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी व्हाइट माइनॉरिटीज से, व्हाइट माइनॉरिटीज से इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, जिसको हम लोग बोलते हैं रोडेशिया, रोडेशिया बोलते हैं इन व्हाइट माइनॉरिटीज को। ठीक है, क्या बोलते थे? इन व्हाइट माइनॉरिटीज को बोलते थे रोडेशिया, जहां पर जिम्बाब्वे अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। तो जो रूल करते थे, ठीक है ना, जो रूल करते थे जिम्बाब्वे पर, जो एक जैसे ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन था जिसकी वजह से हमें भारतीयों को, यानी पूरे भारत को आजादी मिली, सबके मुंह पे पल रहेगा सर, गांधी जी। तो एक तरीके से ये समझ लो कि जिम्बाब्वे के गांधी जी थे हमारे कौन थे? रॉबर्ट मागुबे, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड थे जानु पीएफ से। जानु पीएफ मतलब कि जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ठीक है, चलो लिख देता हूं, तुम भी क्या सोचोगे? जिम्बाब्वे, ठीक है ना, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, ठीक है, नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ये एक तरीके से पार्टी समझ लो जिसके लीडर थे रॉबर्ट मानुबे। ठीक है, तो रॉबर्ट मानुबे जो थे वो बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस के दौरान में प्ले करते थे। कैसे कैसे हो गए हमारे कि उन्होंने पूरा संविधान ही चेंज कर दिया, और कितनी बार तो उन्होंने प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होगा, यानी प्रेसिडेंट जो बनेगा, उसकी पावर बढ़ाते ही चले गए। रैपिडली इंक्रीज की जा रही थी उनकी पावर, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज करी जा रही थी। जहां पे जो ऑपोजिशन पार्टी थी, ठीक है ना, तो ये थे भाई
ये थे, ठीक है ना, मानुबे ये थे। तो जो ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स रहते थे उनको प्रॉपर्ली हैरेस किया जाता था, मीटिंग को डिसरप्ट किया जाता था, तोड़फोड़ मचा देते। जहां पे ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग्स कर रही हैं उनको तो मार दिया जाता था, हटाओ यहां से, इनको तोड़ो, इन पे लठ बजाओ, इनको मतलब जो भी सारी चीजें रहती थी कि इनको एक जगह बैठे नहीं रहने दिया जा सकता। उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट, जितने भी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते थे सरकार के खिलाफ उन सबको इलीगल घोषित कर दिया गया था। कोई पार्टी एक साथ नहीं बैठेगी, कोई ऑपोजिशन पार्टी कुछ नहीं कर सकती, हम उनको हैरेस कर सकते हैं, और अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। मीडिया भी उनके पूरे कब्जे में थी। अगर मीडिया ने जानू पीएफ के खिलाफ, यानी कि जो पावर में थी, यानी इनके खिलाफ अगर, और इनकी पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने उप शब्द भी बोल दिए, ठीक है ना, बेकार शब्द भी बोल दिए और इनकी पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं डिफेम कर रहा है, तो यह समझ लो कि उनको बहुत भारी, समझ तो गए होंगे, बहुत भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था उनको, पनिशमेंट अलग लेवल पर दी जाती थी, ठीक है। जहां पर जो मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, टोटली कंट्रोल करती थी ये वाली सरकार, हैरेस होते थे जर्नलिस्ट, और कोर्ट जजमेंट्स को तो कितनी बार इग्नोर कर दिया गया था। या तो ठीक है, बोला ठीक है आप ऐसे नहीं करोगे, अरे चलो छोड़ो, चलो साइड हटाओ। ये थी इनकी वहां की पावर और ये थी वहां की कंडीशंस। लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? कंडीशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस कैसी होनी चाहिए कि जहां पर स्टेट जो है लोगों के बेसिक राइट्स को, और जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन को, उसको रिस्पेक्ट करे, उनको फ्रीडम दे सोचने का, अपना ओपिनियंस लाने का, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का पब्लिक में, जहां पे वो अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, जहां पे वो इजीली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसके खिलाफ? पॉलिटिकल एक्शंस के खिलाफ, जहां पर कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। और ये जितने भी सब राइट्स हैं, ये जितने भी सब राइट्स हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, टू प्रोटेक्ट दिस राइट एंड दिस। जितना भी सब मैंने आपको पूरी सिचुएशन बनाई, देन वी कम्स ऑन फीचर 4, जो बोलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो रूल्स होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी, जो भी फंक्शंस उसके होंगे, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो कहां से आएगी? तो वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, और उनकी लिमिट भी सेट होगी। प्रेसिडेंट की सिर्फ ये पावर है, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है, प्राइम मिनिस्टर को पहले कैबिनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या प्रेसिडेंट को पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हमारा हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सबकी पावर, सबके फंक्शंस डिफाइन है, उनके पावर्स को कहीं ना कहीं लिमिट भी करा गया है, तो सबको कानून के हिसाब से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये एक फीचर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स। और ये लिमिट्स कौन सेट करता है? ये करता है हमारा भारत का संविधान, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है। जो फाइनल डिसीजन होता है, वो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है? क्या होना चाहिए? किसके हाथ में होना चाहिए फाइनल डिसीजन? फाइनल डिसीजन उनके हाथ में होना चाहिए जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। तो जो जितने भी हमने सारे फीचर्स पढ़े थे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना, जितने भी हमने सारे फीचर पढ़े थे एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहां पर मैं एक बार क्लब कर दिया हूं, जहां पर पहला फीचर हमारा था जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो उसके हाथ में होना चाहिए जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर आ रहा है। दूसरा हमारा ये है कि जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर होनी चाहिए। तीसरा फीचर जो है कि जो एडल्ट सिटीजन है उसके पास 1 वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि 18+ जो लोग हैं, यानी कि एडल्ट, ठीक है, यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी इनके पास अधिकार है वोट देने का और इनका जो वोट है हर एक वोट की अपनी एक वैल्यू है। वहीं पर ही चौथा फीचर हमारा ये वाला है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो भी वो रूल करेगी वो विद इन लिमिट्स करेगी, और जो लिमिट्स हैं ये सेट करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, यानी लॉ के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं करना चाहे। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, लोगों को उसका उनका अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है।
तो हमने अभी तक क्या पढ़े, हमने अभी तक सिर्फ फीचर्स पढ़े हैं दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल को लेकर कि वहां पर भी डेमोक्रेसी देखी है, लेकिन क्या वो रियलिटी है डेमोक्रेसी की? क्या जो डेमोक्रेसी की नींव है उन्होंने मेंटेन करके रखी है? एक तरीके से लोगों को दिखाने के लिए तो कि हां हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑल इन ऑल वहां पर कहीं ना कहीं मोनार्की और डिक्टेटरशिप देखी गई है। डेमोक्रेसी का जो असली फीचर रहता है वहां पर शोकेस नहीं हो रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं क्या वो कंट्री कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है? तो नहीं, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विच इंडिया इज फुलफिलिंग। सो वी कैन से दैट इंडिया इज फुल्ली अ डेमोक्रेटिक country and forms democratic form of government। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। भाई जो भी चीज है कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है। अब आप कुछ हो, ठीक है ना, आप लड़का हो या लड़की हो, आपका जो नेचर होगा, ठीक है ना, आपका जो नेचर होगा, आपकी बात करने का तरीका होगा या फिर आपका मिलने का तरीका होगा, एक्सप्लेन करने का तरीका होगा, तो आप में कुछ चीजें तो अच्छी भी होंगी लेकिन कुछ चीजें बुरी भी होंगी। अब कोई इंसान अगर ये बोलता है ना कि नहीं मेरे में कोई बुराई नहीं है, मेरे में हर एक चीज अच्छा ही है, तो आप तो प्रभु हो, फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेम बिल्कुल डेमोक्रेसी के साथ भी ऐसा है। डेमोक्रेसी के जहां पर मेरिट्स भी हैं तो वहां पर डीमेरिट्स भी हैं। तो अभी हम लोग कवर करते हैं पहले डीमेरिट्स, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे मेरिट्स को। डीमेरिट इसका यह है कि सरकार जो आती है 5 साल के लिए आती है, सिर्फ सरकार 5 साल के लिए आती है, यानी कि अब सरकार चेंज होगी तो लीडर जो हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, जहां पर इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। मान लो मैं आया हूं 5 साल रूल करने के लिए, या फिर रियल एग्जांपल अगर लिया जाए तो मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी आए हैं भाई 5 साल के लिए, उन्होंने रूल करा, उन्होंने पॉलिसीज बनाई, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं यहां से लेकर वहां तक का हाईवे बनाऊंगा, उन्होंने बोला था कि मैं जो लोकल विलेजर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं घर बनाऊंगा गरीब कल्याण योजना के थ्रू, उनके घर में मैं लाइट दूंगा, उनको फ्री का पानी सप्लाई मैं उनको करूंगा। तो ये विजन था, ये इंप्लीमेंट हो रहा था। क्या 5 साल में हो सकता? तो 5 साल में नहीं हो सकता। तो वो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं बाद में 5 साल बाद होल्ड पर रह गया, क्योंकि अब बीजेपी पार्टी हार चुकी है और कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अलग डिसीजंस होंगे, अब उनका विजन अलग होगा, तो कहीं ना ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। दूसरा, जहां पर एक कंपटीशन होता है, इसमें क्या देखा जाता है, डेमोक्रेसी में मेनली कंपटीशन देखा जाता है कि लोगों को मैं कैसे खुश कर सकता हूं, कैसे मैं करप्शन का यूज कर सकता हूं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि मेरी पार्टी को ही जिताएं, कैसे मैं मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि सिर्फ मेरी पार्टी के बारे में सुनाएं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी गद्दी पसंद है, मुझे मेरी पावर पसंद है, इसलिए मुझे मेरी सरकार बनानी है और मुझे पावर में आना है। इस कंपटीशन के थ्रू लोग अपनी जो मॉरल वैल्यूज हैं उसे भूल जाते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वो फीचर थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा होता है डिलेस का। डिलेस का कैसे? अब भी कोई पॉलिसी आती है तो ऐसे नहीं होता कि जैसे मैं हूं डिक्टेटरशिप में मेरा रूल चलेगा, मैं अकेला हूं, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो चीज मानी जाएगी। ठीक है, मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। मैंने बोल दिया भाई कल से लड़के स्कूल नहीं जाएंगे, सीधा कॉलेज जाएंगे, आज बोला कल से ये चीज इंप्लीमेंट हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होगा? डेमोक्रेसी में पहले आएगा कोई प्रस्ताव, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसके ऊपर डिसीजन होगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, दूसरे हाउस ने मना कर दिया है, राज्यसभा ने मना कर दिया, वो वापस से लोकसभा में आ रहा है, लोकसभा ने बोला कि ठीक है हम चेंजेस करेंगे, नहीं करेंगे देखेंगे, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट भी तुरंत साइन नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने भी 1-2 महीने ले लिए, उसके बाद साइन कर। तो ये जितना भी सारा प्रोसेस होता है, कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून लाने में वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, विच लीड्स टू डिलेज। और वो डिले किसकी वजह से? कंसल्ट की वजह से। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स जो रहते हैं, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो बैड डिसीजन ले लेते हैं। सर इसको एक्सप्लेन करो, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे?
तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से, क्या जितने भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको जो इलेक्ट हुए आपके द्वारा, क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या उनको पता है कि माइनॉरिटीज जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर कास्ट की, उसको क्या जरूरत है? वहां पर डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के इंटरेस्ट को जान ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो जो डिसीजन ले रहे हैं कि उनको डिसीजन लेना ही लेना है, उनको पॉलिसी लानी लानी है, लेकिन क्या वो पॉलिसी लोगों के लिए बेनिफिशियल है? तो नहीं। ठीक है, तो ये आता है हमारा कि कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड होते हैं, जो लीडर्स हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, लोगों को क्या चाहिए। फिर आता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी बता देता ये फीचर कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस आते हैं तो वो करप्शन एक बहुत बड़े मास लेवल पर देखा जाता है, करप्शन मास लेवल पर देखा जाता है, जहां पर माल प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, जहां पर माल प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, यानी कि डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, जहां पर ऑर्डिनरी लोग हैं, जैसे मैं हूं, मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई, डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी से कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं, क्या उनको पता है लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? क्या वो फील्ड में रहे हैं? क्या उन्होंने लोगों से पूछा है, कुछ डिबेट करी है, या फिर उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी है? तो नहीं सुनी। ठीक है, फिर तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो थे हमारे डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स। ठीक है ना, जहां पे हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी के ये पर्टिकुलर चीजें जो डिसएडवांटेज रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो डिसएडवांटेज देखा जाता है, वहीं पर ही आप पढ़ते हैं इसके मेरिट्स को। ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? डेमोक्रेसी बाकी सरकार से इसलिए अच्छी है क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल है। सर अकाउंटेबल कैसे है? एक बार अकाउंटेबल भी बता दो सर। चाइना में ना फेमाइन हुआ था, फेमाइन यानी कि भूखमरी हुई थी। भूखमरी जो देखी गई थी वो 1958 से 1961 के बीच में देखी गई थी, जहां पे 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इंडिया में चाइना जैसा फेमाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। चाइना में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी एक पार्टी। इंडिया में कितनी पार्टीज हैं? मल्टी पार्टीज हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे है? मल्टी डिसीजन मेकिंग है। कंसल्ट किया जाएगा तो बहुत लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, वहां पर ऑपोजिशन से भी कंसल्ट किया जाएगा, यानी भारत में। लेकिन जब इसका जो रिजल्ट, जो ये वाला फेमाइन वाला रिजल्ट हमने देखा था कि इंडिया में नहीं आया लेकिन चाइना में आ गया, वो इसलिए आया गया क्योंकि पॉलिसीज की डिफरेंसेस की वजह से। इंडिया में जहां पर फूड सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, मल्टी पार्टी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, प्रेस जो रहती है वो सारे पूरी तरीके से आजाद हैं सरकार को क्रिटिसाइज करने में, यानी कि सरकार को जवाबदेही तो बनना पड़ेगा। अगर मुझे किसी का डर है, अगर मुझे पावर में आना है, तो मुझे लोगों के हित में डिसीजंस लेना पड़ेगा, अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यानी कोई आपदा ना आ जाए, जैसे चाइना में आई है फेमाइन वाली आपदा। चाइना में तो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब लोग उसको क्रिटिसाइज करें, प्रोटेस्ट कर, आएगी तो वही आएगी। लेकिन यहां पर बीजेपी नहीं तो आप नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो जेडीयू, नहीं तो सपा, अलग अलग पार्टीज हैं, आ जाएंगी। तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म जो रहता है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेनिफिट बहुत अच्छा है इसका, ठीक है ना, क्योंकि एक डर क्रिएट करता है। ये एग्जांपल ये बताता है, ब्रिंग्स आउट फैक्ट दैट डेमोक्रेटिक रूलर्स हैव टू अटेंड दी नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों को क्या चाहिए, जहां पे लोगों को, हमको ऐसा लग रहा है कि वॉर चल रही है तो हमको अब हमारा जो फूड सिक्योर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों को आगे खाने की जरूरत पड़ेगी तो हमको उनको अवेलेबल भी करवाना पड़ेगा। दूसरा मेरिट है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती भी है। कैसे इंप्रूव होगी भाई क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग? भाई मैं हूं, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहां पर अलग अलग रिलीजन फॉलो होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं,
ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस यहां पे बोली जाती हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस यहां पे फॉलो किए जाते हैं। तो वहां पर हर इंसान का जो डिसीजन है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे क्लैश ना करवा दे। और अगर कोई पॉलिसीज लाई जा रही है तो उस पॉलिसी का क्या अच्छा है क्या बुरा वो कैसे मुझे पता लगेगा? लोगों के व्यूज के थ्रू पता लगेगा। और वो कहां पे मिल सकती है, वो प्रॉपर एसेंस कहां पे मिल सकता है? तो वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, जहां पर कंसल्टेशंस होती हैं, जहां पे डिस्कशन होते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर या किसी भी एक पॉलिसी के ऊपर या किसी भी एक कानून के ऊपर, जहां पर इस डिस्कशन में मीटिंग में काफी सारे लोग होते हैं, इन लोगों के व्यूज होते हैं, इन लोगों की ओपिनियंस होते हैं। फिर बाद में जो ये ओपिनियंस होंगे, जो ये लोग होंगे, ये सब साथ मिलेंगे, सब साथ में एक डिसीजन लेंगे जो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स होने वाली होती हैं उसको बचा लेते हैं और वो मिस्टेक्स नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन को दूर करता है। तीसरा, प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग इंटरेस्ट है, उनके अलग अलग ओपिनियन है, उनके अलग अलग इंटरेस्ट है। यहां पे अलग अलग रीजन है, अलग अलग बोलने वाले भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो सारे अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, उनकी अलग अलग कास्ट है। प्रेफरेंस कि मैं मेजॉरिटी में, हिंदू मेजॉरिटी में है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के साथ क्लैश कर जाएगा, यानी माइनॉरिटीज के साथ क्लैश कर जाएगा, बिल्कुल क्लैश करेगा। वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, फैक्ट है, हो सकता है। तो ये एक डेमोक्रेसी, एक मेथड है जो इन डिफरेंसेस को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाता है, क्योंकि सबको अधिकार दिया जाता है इलेक्शंस में खड़े होने का। हिंदू मुस्लिम को भी वोट देगा, मुस्लिम हिंदू को भी वोट देगा, क्रिश्चियन भी वहां जाएगा, विमेंस के लिए सीट रिजर्व करी गई है, शेड्यूल कास्ट भी पार्लियामेंट में जाएगा। अमीर है चाहे गरीब है, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो क्लैश है ना, कि अगर मैं डिक्टेटर बन गया तो तुम क्यों बने हो, मैं क्यों नहीं बना हूं? तुम हिंदू हो इसलिए तुम बने हो, मैं मुस्लिम हूं इसलिए नहीं बना हूं। तो ऐसा यहां पर होता ही नहीं है डेमोक्रेसी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, चाहे वो वोटिंग के राइट हो, चाहे वो इलेक्ट होने के राइट्स हो, या डेमोक्रेसी में बैठ के लोगों के हित में बनाने के लॉस के प्रति तुम्हारा एक क्या हो, वो वर्ड मैं भूल गया हूं, ठीक है ना, वर्ड थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन बढ़िया था, चलो ठीक है। तो मेन चीज आती है कि सबके पास अधिकार होने चाहिए, कि वो हर इंसान जो है बराबर राइट्स उसको मिले, इक्वालिटी का स्टेटस सबको मिले, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स, जहां पे डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है एक पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देयर इज नो परमानेंट विनर। कोई यहां पे परमानेंट विनर नहीं है, कोई यहां पे परमानेंट लूजर नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ता बनेगी, सत्ता उजड़ेगी, लेकिन ये भारत रहना चाहिए, भारत का लोकतंत्र रहना चाहिए। याद है अटल बिहारी वाजपेयी की वाली स्पीच? जवाब मिल गया होगा तुमको। चलो, फोर्थ हमारा मेरिट बोलता है डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी ऑफ द सिटीजन कैसे? क्योंकि वोट देने जा रहा हूं यार मैं, कोई बंदा रोल्स रॉयस से निकला या कोई साइकिल से उतरा है, कोई टम्पू से उतरा है, तो कोई ऑल्टो से उतरा है, या कोई चॉपर से उतरा है, सब एक लाइन में खड़े होंगे, सब वोट देने जाएंगे, सबके पास ये अधिकार है वोट देने का। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। वो किसी के अधीन नहीं है, किसी रूलर के अधीन नहीं है, वो खुद रूलर है, यानी हर इंसान रूलर है अगर वो चुन रहा है अपना रिप्रेजेंटेटिव। मेरे हित में देना भाई डिसीजन, आपको मेरी कास्ट से रिलेटेड देना, ठीक है ना। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव गलत चुन लिया तो किसको गाली दोगे, किसको सुनाओगे? अपने आप को सुनाओगे, क्योंकि तुमने ही बनाया है उसको, ठीक है। तुमने ही वो सरकार चुनी है, तुमने ही वो रिप्रेजेंटेटिव चुना है जिसकी जो जीता है और जो मेजॉरिटी में आके अपनी सरकार बनाई है, जो रूल करेगा। तो गलती भी तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ये जो है, यानी कि जो लोकतंत्र है, वो एनहेंस करता है लोगों की
डिग्निटी और उसको मेंटेन भी करके रखता है। पांचवा मेरिट, बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक। दूसरी फॉर्म गवर्नमेंट से भाई डिक्टेटरशिप है, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, मैं किससे सॉरी बोलूं? मैं तो नहीं बोलता, मैं तो लेना ही है चाहता डिसीजन। कम्युनिस्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी से सॉरी बोलेगी? क्यों बोलेगी? सब मेरे अंडर है। जिम्बाब्वे में क्यों मैं ही हमेशा जीतूंगा? मैं भी अगर कुछ गलत डिसीजन अगर मैंने ले लिया है, मुझे पता है वो सारी डर्टी ट्रिक्स मैं वो सारी प्ले करूंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। कोई भी मिस्टेक जो आप करते हो ना, काफी दूर काफी लंबे टाइम तक नहीं छुपी रहती है। कैसे नहीं छुपी रहती भाई? आपका यही समझ लो कि हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, या तो मीडिया के थ्रू बताया जाएगा या फिर ऑपोजिशन पार्टी आपको बता देगी। तो आपने कोई डिसीजन ऐसा ले लिया या आपने कोई पॉलिसी ऐसे ला दी है जहां पर वो गलत है, लोगों के हित में नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही है, कोई भी ऐसी पॉलिसीज ला दी, तो आपकी मिस्टेक कौन बताएगा? आपकी मिस्टेक बताएंगे मीडिया, रेडियो, ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन, ये सारे लोग बताएंगे आपकी गलतियों को। और उस गलतियों को जब आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे कि फार्म लॉ बिल आया था, जब फार्म बिल आया था ना 2020 में, फार्मर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे गाजीपुर हाईवे पर, पंजाब में, चंडीगढ़ में और भी बहुत सारे स्टेट्स में जब कर रहे थे, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था, तो उस दौरान में सरकार से कोई मिस्टेक हुई, सरकार को लगा ये भी ना खुश है, ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया में भी हमारा हो रहा है, ठीक है हम गलती मानते हैं और उस कानून को हम लोग वापस ले लेते हैं। ये है डेमोक्रेसी कि आप अपनी गलती जो है वो चेंज कर सकते हो। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज द डिसीजन, आइदर द रूलर हैव टू चेंज द डिसीजन, यानी बीजेपी या तो अपना डिसीजन चेंज कर दे, यानी वो बिल वापस ले ले, या फिर हम रूलर को ही चेंज कर देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे ये बोला जाता है डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, बट इट इज क्लियरली देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। हमें पता है इसके डीमेरिट है, इसके मेरिट भी है। सरकार आ रही है, अभी भी करप्शंस कर रही है, माल प्रैक्टिसेस चला रही हैं, लेकिन हमको यह पता है कि जो बाकी सरकारें हैं, जो बाकी टाइप्स हैं गवर्नमेंट के, वो और ज्यादा खराब है। डेमोक्रेसी खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब बाकी है। तो ये स्टेटमेंट ये लिखी है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को मैं आपको क्लब कर देता हूं, ठीक है ना, क्लब कर देता हूं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत बेटर गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी, काफी इंप्रूव होती है, क्योंकि डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर। प्रोवाइड्स अ मेथड टू कि कैसे एक हम किसी डिफरेंसेस के थ्रू या कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका बताता है। लोगों की डिग्निटी एनहेंस करवाता है। बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट करेक्ट्स इट ओन मिस्टेक। तो ये थे हमारे क्या मेरिट्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग पे लेकर चलता हूं मैं आपको डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र को थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे समझते हैं। तो देखो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली क्लास की जब हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे, जहां पे सरकार, पार्लियामेंट जब आया था, कैसे रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप कृपया करके पिछली क्लासेस भी देखते हैं, हर चीज लिंक है। मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्पिस दूंगा और फिर जब मैं उसको फुल फ्लेश पढ़ाने में आऊंगा तब मैं वो याद दिलाऊंगा, मैंने ऑलरेडी वो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी आप लोग वोट देने जाते हो, आप किसी इंसान को चुनते हो, वो इंसान आपके प्रति पार्लियामेंट में जाके बैठता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों भाई? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में रूलर कौन है?
डेमोक्रेसी में रूलर कौन है? रूलर है लोग। क्या लोग अपने डिसीजंस ले रहे हैं? क्या लोग पॉलिसी बना रहे हैं? तो नहीं, वो इनडायरेक्टली किसी एक इंसान को भेज देने कि हमारे बिहाफ पे आप कानून बनाओगे, हमारे बिहाफ पे आप पॉलिसीज बनाओगे, हमारे बिहाफ पर जो लोअर कास्ट है, जिनको जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनके लिए आप पॉलिसीज बनाओगे, उनके लिए आप रिजर्वेशंस क्रिएट करोगे, जिससे कि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। विमेंस जिसको हम लोग बोलते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमान्ते तत्र देवता, जहां पर विमेंस का स्थान, मतलब जहां पर विमेंस खुश होती है, जहां पे उनका स्थान होता है, वहां पे भगवान अपना स्थान बना लेते हैं, वहां भगवान का वास होता है। तो ये जो हमारे ग्रंथ में चलता आ रहा है, तो इसलिए हम विमेंस को जो अपलिफ्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लिए पॉलिसीज हम ला रहे हैं, जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जैसे कि 1/3 इलेक्शंस में विमेंस होनी चाहिए, मतलब 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं विमेंस के लिए, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वो पार्लियामेंट ही हो। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इट इज फिजिकली इंपॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो चुनी है, क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी है, अगर कोई भी एक डिसीजन लेने पर आ जाए तो भैया डिसीजन कैसे लेंगे? हर लॉ का डिसीजन लेंगे क्या? वोटिंग करवाओ, ये करवाओ, इतना खर्चा, तो ये मॉडर्न टाइम पीरियड के उससे अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इवन इफ दे कुड नॉट, ठीक है ना, चलो ये पॉइंट रहने भी देना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी। अब देखो, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड रूल्स थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ज्यादातर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि लोग चुने हैं, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, और जहां पर ये डेमोक्रेसी फॉलो होती है ना, वहां पर ये मैक्सिमम देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, तभी वहां पर देखी जाती है किस टाइप की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गई है हमारी लार्ज पॉपुलेशन की। सर जहां पर स्मॉल पॉपुलेशन है, जहां पे छोटी पॉपुलेशन, उतनी ज्यादा है ही नहीं पॉपुलेशन, वहां पर तो लोग रूल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो देखी जाती है वो स्विट्जरलैंड में देखी जाती है। वो किस में देखी जाती है? वो स्विट्जरलैंड में देखी जाती है। अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो लोगों से वोट लेगी, लोगों ने बोल दिया नहीं चाहिए कानून, ठीक है, नहीं आएगा, ये पॉलिसी हमको चाहिए, तो वो पॉलिसी वो सरकार बनाएगी। सरकार ने कोई गलत डिसीजंस ले लिए, यानी कोई बैड ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग आए और सीधा बोल दिया कि चलो सीधा गोली हो जाओ। क्यों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, किसका रूल है? हमारा रूल है। क्या हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग पावर में? तो यस, वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हम बताएंगे कौन सा कानून आना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट किया जाएगा, वो सब कौन बताएगा? वो सब हम बताएंगे। ये किस में देखा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जहां पर लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, ये मान लिया, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, कोई भी कंट्री आज डेमोक्रेसी में परफेक्ट नहीं, लूप होल्स सब में, डीमेरिट्स देखे जा रहे हैं। तो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी? पहले थी हमारी डेमोक्रेसी, और कौन कौन सी थी? हमारी मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी, वन पार्टी रूल था, ठीक है ना, डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पर लोगों का एक तरीके से सारे लोग लेंगे, मतलब कि सारे लोग डिसीजन लेंगे, तो नहीं, यहां पे लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लास्ट में इस वाले में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लोगों का, ना मोनार्की में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ना डिक्टेटरशिप में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ना वन पार्टी जो रूल कर रही है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में कर रही है, वहां पर लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आई होप आपको जो डेमोक्रेसी है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, आपको एग्जांपल्स के थ्रू फीचर समझ में आ गए होंगे, आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, ब्रॉड मीनिंग, दूसरे कंट्रीज में डेमोक्रेसी किस तरीके से चलाई जा रही है, और इंडिया ने डेमोक्रेसी को कितनी
अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्या एक एसेंस मेंटेन करके रखे हैं जिससे कि सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करके रखा है, वो सारी टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो डेमोक्रेसी है ना, ठीक है ना, ये बात याद रखना, जो भी आपने फीचर्स पढ़े हैं, जो भी आपने जब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा, जब एसेस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है डेमोक्रेसी है, ये आपके लगभग हर एक मेंस आंसर राइटिंग में शो होगा, ठीक है ना। मेंस आंसर राइटिंग में शो होगा, चाहे आप सोसाइटी का पर्सपेक्टिव ले लो, चाहे पॉलिटी का ले लो, आप किसी का भी ले लो, वहां पर ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक याद रखना, मेंस में एसे, ठीक है ना, और इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि भारत में किस टाइप की डेमोक्रेसी आजकल देखी जा रही है, क्या वो गुड डेमोक्रेसी है, वो बैड डेमोक्रेसी है, और अगर बैड डेमोक्रेसी देखी जा रही है तो बताओ, एटलीस्ट चलो उसके फीचर्स बता दो। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, ये आपके लास्ट तक हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एट लास्ट आपको जो रूल करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपको बचाना है। तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, कानून कैसे बनाए जाते हैं, कि डेमोक्रेसी को कैसे, डेमोक्रेसी की जो एसेंस है उसको कैसे मेंटेन की जा सकती है। क्योंकि आप जब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे ना, तब आपको ग्राउंड रियलिटी पता लगेगी कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। तब आपको ये चीजें पसंद क्या ना, तब आपको ये चीजें याद आएंगी, क्योंकि आपको ट्रेन ही उस लेवल पे किया जा रहा है। आप वो चीजें पढ़ रहे हो, आप वो चीजें समझ रहे हो, कैसे चीजें चल रही हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरीके से मैं और भी चीजें ला सकता हूं, अच्छा इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपना माइंड खोल के बैठा करो, क्वेश्चंस डाला करो। इसलिए मैं बोलता हूं, टॉपिक आपने पढ़ लिया, लास्ट तक आप पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सीधा कमेंट सेक्शन में करो। मैं अगर आज नहीं तो कल आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई जरूर करूंगा। आप मेरे पुरानी क्लासेस, जितनी भी सारी क्लासेस देख लेना, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई जरूर करा है। अगर आप बुरा भी बोलोगे ना, मैं उसका भी कमेंट करूंगा, आप अच्छा भी बोलोगे, मैं उसका भी कमेंट करूंगा। ऐसे अच्छा तो करो, तारीफ लेना किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये थी 9th क्लास का हमारा पहला टॉपिक, डेमोक्रेसी। और कल हम जब करेंगे, तो जहां तक है शायद मैं सोच रहा हूं कि कल से शायद से लाइव क्लासेस एक बार हम लोग ले लेते, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लासेस के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना कि सर यस लाइव क्लासेस। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी क्लास होगी वो 4 बजे होगी कल, वो 4 बजे होगी कल। मैं लगवा दूंगा, वो शेड्यूल करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा। और जितने भी सारी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी सारी पीडीएफ्स हैं, आपको गूगल फॉर्म्स, जो भी सब चीजें मिलेंगे, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल है आरंभ स्टडी IQ, ये स्कैन कर लेना इस टेलीग्राम चैनल को। आपको यहां पर हर डिटेल्स, आपको सारी पीडीएफ्स जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, वो सब चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। स्टडी IQ आरंभ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है या आपको कोई एक सब टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में वो लिख सकते हो और मैं आऊंगा उसका जवाब देने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ। जहां पर हम अगला टॉपिक करेंगे वो कल मैं आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।